कि जी दान करने से सच में कोई फायदा मिलता है? क्या स्टोन्स पहनने से या फिर किसी तरह का रत्न धारण करने से कोई सच में लाभ मिलता है? इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या जिक्र है? और ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, इन लोगों के भी एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं जो कि इस तरह के टर्म्स यूज करते होंगे। वो एक टर्म का यूज करते हैं राजयोग। तो क्या राजयोग ऐसा कुछ कुंडली में होता है या फिर सिर्फ एक ये मिथ है या फिर एक मार्केटिंग टर्म है? मैं तो कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ मुझे खुद याद नहीं है। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और पता नहीं कितनी कुंडलियां मैं देख चुका हूँ और कितने सारे लाइव सेशंस जिनमें हम फ्री बताते थे लोगों को। कितने लाखों लोगों का जीवन बदला है। केवल मैंने नहीं, ज्योतिष के माध्यम से अन्य लोगों ने भी कितने लाखों लोगों का जीवन बदला है। ठीक है। तो ये निश्चित है कि जीवन को बदला जा सकता है और बहुत सारी घटनाओं की हमें पूर्व जानकारी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं लेट्स अनफोल्ड विद गौरव चतुर्वेदी। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और हमें चाहिए होता है एक ऐसा गेस्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट जिससे हम पूछ सके वो सारे सवाल। तो आज हमारे साथ होने वाले एक ऐसे ही गेस्ट जो कि एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के, वास्तुकला के, लाल किताब के और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं वो। आज हम उनसे सवाल पूछेंगे और जानेंगे वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे क्वेश्चंस और डीप डाइव करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर अंकित त्यागी। नमस्कार सर। अंकित जी, मेरा आपसे एक सवाल था, क्या ऐसा भी कोई कुंडली में योग होता है जो इंसान को अमीरी से गरीबी की तरफ ले आ सकता है? कुंडली के बहुत सारे योगों की चर्चा होती है जी। और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज तक जितने एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे सब एक ही चर्चा करते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाने की। जी। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अमीरी से गरीबी की तरफ लाने का कौन सा योग होता है। कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। आपके फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण मैं यहाँ दे सकता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में तो कुंडली की चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ और ऐसी बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं। आप अगर मैं जनरल एक एग्जांपल की बात करूं, आपका लग्नेश यानी कुंडली के लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हो और उस पर किसी मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो निश्चित रूप से वो दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण बनता है। आपका लग्नेश कमजोर होकर के 8वें भाव में बैठा हो और किसी मार्केश के या किसी मारक ग्रह के साथ में हो या युति बन रही हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी बहुत बड़ा दरिद्रता का योग बनता है। आपके धन भाव का स्वामी यदि कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में है, दूसरे भाव का स्वामी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कुंडली में दरिद्रता का, पैसे ना आने का, पैसे ना रुकने का। इनफैक्ट कई लोग तो आपने देखे होंगे कि पैसा कमा बहुत देते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिक पाता। जी। उसके भी बहुत सारे योग कुंडली के अंदर मिलते हैं। हमारा भाग्येश यानी नवम भाव का जो लॉर्ड होता है, हमारा कर्मेश यानी 10वें भाव का जो लॉर्ड होता है, हमारा एकादशेश यानी 11वां भाव जो लाभ का घर कहा गया है, उसके अगर इन सबके लॉर्ड कहीं विपरीत अवस्था में, खराब अवस्था में या पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना उनको फल देना चाहिए या जितना स्ट्रांग उनको होना चाहिए, तो उस परिस्थिति में निश्चित है कि दरिद्रता आएगी ही आएगी। ऐसी परिस्थिति में कुंडली का अच्छे से एनालिसिस करा के उनको स्ट्रांग किया जा सकता है और काफी हद तक इन परेशानियों से बचा जा सकता है। तो अंकित जी, आजकल काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी ही कुंडली को समझकर मनी मैग्नेट बन सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मनी मैग्नेट एक शब्द मुझे नहीं पता कहां से आया, ज्योतिष का शब्द ये नहीं है जी। लेकिन ये निश्चित है कि अपने कर्मों को सुधार करके और कुछ ज्योतिष के उपायों को अपना करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। वो काफी है। वो उपाय कौन से हो सकते हैं? हाँ, पैसों की आपने बात करी, उपाय कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली का एनालिसिस बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप एनालिसिस नहीं करा पा रहे हैं या आप थोड़ा बहुत भी अगर किसी के समझ पा रहे हैं तो अपने लगन को, कुंडली का जो मेन घर जिसको मैं कहता हूं हमेशा, वो होता है लगन यानी कुंडली का पहला भाव, उसके लॉर्ड को हमेशा मजबूत रखो। कुंडली का दूसरा भाव, उसका स्वामी बहुत मजबूत अवस्था में होना चाहिए। कुंडली का 9वां भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुंडली का 7वां भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब ऐसे भाव हैं। और कुछ ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो कुंडली में कलयुग की बात कर लें, कलयुग में राहु से बड़ा ग्रह नहीं जो पैसा दे सकता है। लेकिन राहु टिकने नहीं देगा, उसके साथ बुध को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि बुद्धि आए, उसके साथ गुरु को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि ज्ञान आए। जी। तो इन सबको मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी चाहिए, सुख चाहिए, तो शुक्र को मजबूत करो भाई। वो सब करोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो अंकित जी, जो बर्थ चार्ट होता है, क्या कुंडली को डिकोड करके उसमें जो सीक्रेट्स उसका पता लगाया जा सकता है? गौरव जी, यहाँ पर दो चीजें बहुत प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो क्या है कि कुंडली का एनालिसिस कौन कर रहा है।
मैं फिर से कहता हूं कि कुंडली देखने वाला गलत हो सकता है, ज्योतिष एक विद्या गलत नहीं हो सकती। हो सकता है किसी की नॉलेज उतनी ना हो, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हूं, दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं और भारतवर्ष में तो ज्योतिष के बड़े बड़े ज्ञाता हैं। हम तो फिर भी, मैं तो आज भी खुद को ज्योतिष का विद्यार्थी कहता हूँ और शायद जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहना चाहता हूं। क्या बात है। तो ज्योतिष क्योंकि एक इतना डीप विषय है, इतना गहरा सागर है कि जिसको कई जन्मों में भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। तो अगर कोई ये कहे कि मैं ज्योतिष का एक्सपर्ट हूं तो मैं तो उसको अतिशोक्ति ही कहूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, जरूरत है तो अच्छे एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जो उन सीक्रेट्स को समझ सके, उनको डिकोड कर सके और उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज या उपाय बता सके, ताकि आप अपने जीवन को या जीवन की चाल को थोड़ा सा बदल पाए और आप अपने जीवन को आप अच्छे से जी पाए। तो अंकित जी, क्या हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का हमारे इस जन्म की कुंडली पर असर पड़ता है? क्या उससे हमारे इस जन्म के जो प्रेडिक्शंस हो सकते हैं उस पर फर्क पड़ सकता है? हमारा जो कुंडली का 5वां भाव होता है जी। वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है। अच्छा। अगर अच्छे से हम देखें तो बहुत हद तक वहां से पता लगता है। जी, कुंडली में एक और चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं D64। ओके। वहां से मैं बहुत कुछ पता चलता पूर्व जन्मों के बारे में। तो अंकित जी, हमारे दर्शकों को क्या आप आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि D1 से D64 तक जो चार्ट्स होते हैं उसका हमारी कुंडली पे क्या असर होता है? एक कुंडली के अंदर D1 से लेकर के D64 तक टोटल 64 चार्ट होते हैं जी। जिनको मेनली हम अलग अलग चीजों के लिए देखते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी बच्चे की एजुकेशन देखनी है तो हम D5 देखेंगे। जी। हमें किसी का भाग्य देखना है तो D9 देखेंगे। किसी की जॉब या करियर के बारे में देखना है तो D10 देखेंगे, D7 देखेंगे। ऐसे अलग अलग डिवाइड किया गया है ज्योतिष के 64 भागों में मेनली। हालांकि उसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बेसिक अभी मोटी मोटी बात कर रहा जी। हूँ। तो D64 एक चार्ट है, उससे बहुत कुछ पता किया जा सकता है। और ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से कितनी बार, कितने सारे टीवी शोज में, कितने सारे पॉडकास्ट में, कितने सारे लाइव शोज में मैंने ये बात कही है कि भाई जीवन में कुछ भी करना, किसी का बुरा मत करना। हो सकता है क्षणिक खुशी मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल आप खुश हो जाओ। जी। लेकिन भोग कर जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए जो भी करो, सब कुछ करो। पैसा कमाने के लिए दुनिया का सब कुछ करती है, लेकिन अच्छे काम करो। किसी का बुरा मत करो, किसी का अहित मत करो, किसी को सताओ मत, और आपकी वजह से किसी को दुख या तकलीफ ना पहुंचे, ये जीवन में ध्यान रखना। मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे ग्रह आपके वैसे ही अच्छा फल देना शुरू। तो अंकित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या जो हमारा कर्मा होता है, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, उनका हमारा इस लाइफ पर, जो हमारे लव लाइफ होती है या फिर जो हमारा हेल्थ होता है, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, क्या उस पर भी असर पड़ता है? क्या उसमें भी उपाय हो सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जीवन का हर पहलू कुंडली से बहुत अच्छे से डिकोड और एक्सप्लेन किया जी। जा सकता है और उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है कि मैं आपकी कुंडली को कंप्लीटली चेंज कर सकता या मैं आपके भाग्य को बदल सकता हूं पूर्णतः, तो समझ लो कि बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका। जी, वो संभव ही नहीं है। लेकिन यस, उसको डिकोड करके उसको कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बात करूं, एक बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए। डेफिनेट। लेकिन पढ़ना बच्चे को ही जी। पड़ेगा। अब अगर मेरे से कोई आकर के पूछ रहा है कि हमारा बच्चे का IIT में एडमिशन होगा, तो मेरा एक ज्योतिष की तरह जवाब कभी ये नहीं होता है, ना आज तक हुआ है कि होगा या नहीं होगा। जी। मैं कहता हूं आप अपने बच्चे से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप गलत इंसान से क्वेश्चन कर रहे हो भाई। मैं उपाय बता सकता हूं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। मैं उपाय बता सकता हूं कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए। लेकिन पढ़ना उसको पड़ेगा, एग्जाम भी उसी को देने पड़ेंगे और एग्जाम में लिखना भी उसी को पड़ेगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, गुरुजी एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट कैसा आएगा? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि बेटा, जो लिख करके आए थे वही आना है रिजल्ट, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है। जी। ज्योतिष कोई जादू नहीं है। ज्योतिष को लोगों ने जादू की तरह प्रेजेंट किया है और उसको मैं किसी भी मामले में या किसी भी हद तक मैं उसको सही नहीं समझता हूं। ज्योतिष ना कभी जादू था, ना है, ना हो सकता है। ज्योतिष एक प्योर साइंस है। जी। और साइंस को समझने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कैलकुलेशंस। जी। जी, बिल्कुल। तो ज्योतिष में जो सारा खेल है वो कैलकुलेशंस का है। जिसको अच्छे से कैलकुलेशंस करनी आती हैं, जिसको ग्रहों की जानकारी है, कौन से ग्रह कहां क्या फल देंगे, उनकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे उनको आपस में उनका जो रोल है उसको हमें देखना है, समझना है या एक्सप्लेन करना है, वो अच्छा ज्योतिष है। जो नहीं कर सकता फिर वो जाने, प्रभु जाने।
अच्छा अंकित जी, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कैसे ढूंढा जाए? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिल सकता है किसी को? उसके टिप्स एंड ट्रिक क्या हो सकते हैं? और उसकी प्रेडिक्शन पे क्या हमें 100% बिलीव करना चाहिए? ये प्रश्न पिछले 2-3 पॉडकास्ट में मेरे से लोगों ने पूछा कि हम कैसे जानें कि एस्ट्रोलॉजर कोई अच्छा है या नहीं? देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई बिना ठोकर खाए अकल नहीं आती, और ये हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे। जी। तो बिना अनुभव किए आपको पता लगाना बड़ा मुश्किल है, पहली चीज़। जी। मैं आपके दर्शकों को कोई भ्रम में नहीं रखूँगा, जी। बड़ा स्पष्ट बोल देना चाहिए। 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों से, जी। हमेशा शॉर्टकट मत ढूँढना। अगर कोई ज्योतिष आपको शॉर्टकट बता रहा है, अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है कि आप ये कर लो, आपका भाग पूरी तरह बदल जाएगा, आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, तो समझ जाना कि आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिष एक गाइडेंस है। हम्म। आप घर से निकले, मैंने आपको रोका कि अभी आप मत जाइएगा, 1 घंटे आपका समय ठीक नहीं है। जी। आप चले गए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। आगे जाकर के आपकी गाड़ी कहीं लग गई, थोड़ी लगी, भगवान ना करे। लेकिन अगर उस 1 घंटे आप रुक गए होते तो शायद ना लगती, वो समय निकल गया होता। दैट्स हाउ ज्योतिष प्लेज इट्स रोल इन ह्यूमन्स लाइफ। जी। जी। जी बिल्कुल। ये एक इस तरह से समझिएगा इस चीज को कि ज्योतिष एक रोल अदा करता है हमारे जीवन में, और उसको समझने के लिए, फिर मैं वही कहता हूं कि उसको समझने के लिए उन सूत्रों को, उन उस नॉलेज को, उन डिकोड के जो फॉर्मूलाज हैं उनका पता होना चाहिए। और वो कब आते हैं? एक चीज मैं हमेशा से कहता रहा हूं गौरव, जी। पढ़ने से कभी कोई ज्योतिष नहीं बनता। मैं 2 चीजें यहां पर बहुत स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा गौरव। जी। कोई भी कंप्यूटर या एआई के या सॉफ्टवेयर, उसमें जो फीड कर दिया गया, उसके आगे उसकी क्षमता नहीं। ओके। सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल, जो उसमें सिखाया गया वही जब बता पाओ। कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने के इतने एनालिसिस है ना, जी। इतने एनालिसिस हैं, इतने सारे तरीके हैं कुंडली देखने के, और हर इंसान की एक अलग रिसर्च है। हर इंसान का कुंडली देखने का व्यू अलग है, हर इंसान का कुंडली देखने का नजरिया अलग है, हर इंसान की नॉलेज अलग है। अब जिसने उस एआई सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया, जी। समझना, तो उस व्यक्ति की नॉलेज उसमें है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आपको मिल जाए। जी। तो अब दूसरा, वहां जो फीड है केवल वही आपको मिलेगा, जबकि कुंडली को बहुत सारे नजरिए से, बहुत सारे तरीके से देखा जाता है। कभी भी एआई या सॉफ्टवेयर के थ्रू कुंडली देखकर आप खुद को या खुद के रास्तों को नहीं सुधार सकते हैं, ये निश्चित है। अच्छा अंकित जी, अगर किसी आम व्यक्ति को जानना है और अपनी कुंडली को दिखवाना है और उसको जानना है अपना एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के बारे में, तो क्या बेसिक जानकारी उसके पास होनी चाहिए? और क्या स्टेप्स होने चाहिए उसको? सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी कुंडली दिखवाने के लिए? उसके पास 4 चीजें प्रमुख रूप से, अगर मैं वैदिक ज्योतिष की बात करूं, जी। जो प्रमुख रूप से हमारे शास्त्रों का एक अंग है। जी। बाकी न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न कल्चर से आई, टैरो रीडिंग आजकल लोग करते हैं, मैं तो खैर उसमें ट्रस्ट ज्यादा नहीं करता। जी। ठीक है, और भी बहुत सारी विद्याएं आजकल आ गई हैं ज्योतिष की। जी। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है, जिसका हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन आपको भृगु संहिता में मिलता है, जिसका वर्णन रावण संहिता में मिलता है, जी। और जिसको वेदों का अंग कहा गया है ज्योतिष को, उस ज्योतिष की अगर मैं बात करूं, तो 4 जी। चीजें प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपका नाम, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी। अगर ये 3 चीजें आपके पास एक्यूरेट हैं, इनकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपके बताए हुए फ्यूचर की या आपके प्रेडिक्शंस की होगी। ये डेफिनेट है। और ऐसा एक नहीं, मैं तो कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मुझे खुद याद नहीं है। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, और पता नहीं कितनी कुंडलियां मैं देख चुका हूं, और कितने सारे लाइव सेशंस जिनमें हम फ्री बताते थे लोगों को, कितने लाखों लोगों का जीवन बदला है। हम्म। केवल मैंने नहीं, ज्योतिष के माध्यम से अन्य लोगों ने भी कितने लाखों लोगों का जीवन बदला है। ठीक है। तो ये निश्चित है कि जीवन को बदला जा सकता है, और बहुत सारी घटनाओं की जी। हमें पूर्व जानकारी हो सकती है। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं। जी। पहला तो हम कहते हैं कि भाई, जब ज्योतिष से संपूर्ण जीवन बदला नहीं जा सकता तो फायदा क्या है फिर उसका? ठीक है, ऐसे में मैं कहूंगा भाई, आपको गाइडेंस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आता है व्यक्ति, और वो कहता है जी मेरा बच्चा है और ये डॉक्टर बनना चाह रहा है, ये अभी का केस है इसलिए मुझे याद भी आ गया। तो मेरे पास हुआ है पेरेंट्स, मैंने कहा आप इस बच्चे को डॉक्टर मत बनाना, आप उसको इंजीनियरिंग में डालो या किसी टेक्निकल फील्ड में भेजो, ठीक, मेडिकल फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब अगर उन्होंने मेरी बात मान ली, तो बच्चे का समय खराब होने से बच जाएगा। वरना क्या होगा, वो बच्चा पहले नीट की तैयारी करेगा, एग्जाम देगा, हो सकता है री अटेम्प्ट करे, फिर री अटेम्प्ट करे, फिर ना हो तो फिर जाकर के कहीं और जाए। तब तक उसकी इंजीनियरिंग की या टेक्निकल लाइन में जाने की एज भी काफी हद तक निकल चुकी होगी। हो सकता है बच्चे का पढ़ाई से मन हटना शुरू हो जाए। जब बार बार आपको असफलता मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो हटने लगता है। जी। जी। तो वहां आपको गाइडेंस मिल जाती है बहुत सारा समय से, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको मना किया गया, उसके बाद भी उन्होंने किया और सफलता नहीं मिली। जी। और मैं केवल हवा में बातें नहीं करता, जिसको चाहिए आ जाना, मेरे पास डेटा उपलब्ध है। ऐसी बहुत सारी कुंडली मेरे पास है जिनको मैंने मना किया कि भाई ये मत करना, वही किया और फिर बिल्कुल वही ठीक है। हुआ जो बताया गया था और वापस लौट करके वहीं आए। क्या हुआ? समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, और सबसे बड़ी कीमत समय की है भाई। जी, जी, बिल्कुल। जब आप इस एज में होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने करियर में के फर्स्ट स्टेप को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है उस समय, तो वो है आपका समय। आपने समय के 2-3 साल अगर बर्बाद कर लिए तो आप बहुत पीछे चले जाओ। जी, जी, जी। तो वो आपका ज्योतिष एक सेव कर सकता है। अच्छा अंकित जी, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि करियर में क्लैरिटी चाहिए, जॉब स्विच चाहिए और ये फिर बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या वो डिपेंड कर सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को, अपने चार्ट्स को और प्रेडिक्शंस को? 100% लग सकता है। ठीक। 100% हम ये बता सकते हैं कि आपको बिजनेस इस समय करना चाहिए या नहीं, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लाइफ में। कई कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं जहां हम स्पष्ट मना कर देते हैं कि भाई व्यवसाय मत करना, तो आप डूब जाओगे। कई कुंडली ऐसी होती है जिनमें हम ये कह देते हैं कि 6 महीने, 7, जो भी सिचुएशन कुंडली की होती है, ग्रहों की होती है, देख करके इतना समय रुक जाओ, उसके बाद कर लेना, अभी नौकरी मत छोड़ना। इनफैक्ट कई कुंडली तो ऐसी भी आती हैं जहां मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई व्यवसाय तो कर लो, लेकिन अपने नाम से मत करो। ठीक है। घर में किसी और व्यक्ति के नाम से कर लो, आप नौकरी मत छोड़ना जीवन में कभी। नौकरी के साथ साथ व्यवसाय करना। जी। क्यों? क्योंकि मुझे दिख जाता है कि अगर इस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ी तो ये जाएगा, जिसका डाउनफॉल निश्चित है। तो इसलिए उनको पहले ही गाइडेंस दे दी जाती है। तो डेफिनेटली कुंडली आपको बहुत बड़ी क्लियरिटी दे सकती है और आपके आने वाले परेशानियों से आपको बचा सकती है, आपके बहुत सारे नुकसान से आपको बचा सकती है। हाँ, मैं वही जानना चाहता था कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि बिज़नेस करना है या जॉब करना है, ये आप चेक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? एग्जैक्टली ठीक। और आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपको धन, समय तो इन्वेस्ट होना ही होना है। बिल्कुल। लॉजिकली देखें तो हार्ड एंड अर्न मनी भी इन्वेस्ट होनी है भाई जी, उसको भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अंकित जी, क्या नाम बदलने से कुंडली पे भी असर होता है? क्या उससे आपके ग्रहों के, नक्षत्रों पर या आपके प्रेडिक्शंस जो हो सकती है लाइफ की, उस पे कोई भी असर पड़ सकता है अगर आपने अपना नाम चेंज कर लेते हैं? गौरव जी, राशि कभी नहीं बदली जा सकती। ठीक है। राशि हमारी कुंडली का एक प्रमुख अंग है और चंद्रमा से हम राशि को देखते हैं। कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हों, उसके अकॉर्डिंग राशि डिसाइड होती है। वो आप स्वतः नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप ज्योतिष नहीं जानते, लेकिन जनरल मैंने जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ जाएंगे। जी। और हाँ, नाम बदलने की आपने बात करी, क्या नाम बदलने से भविष्य बदला जा सकता है? ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ नाम बदलने से कभी भविष्य नहीं बदला जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और जरूरत है तो इस मिथ को तोड़ने की। जी। कभी भी नाम बदलने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं भाई जिन्होंने नाम बदला और कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत ने साथ दे दिया और आपने नाम बदला, वो आपकी चीजें होनी थी लेकिन आपको लगा शायद नाम बदलने से हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है जी। वो नहीं बदल सकती आपके नाम बदलने से भाई। जी, जी। बिल्कुल कभी भी नहीं बदल सकती, ये डेफिनेट है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। फिर भी न्यूमरोलॉजी में इसका वर्णन है और अगर किसी को लगता है कि उनको लग रहा है पॉजिटिव है तो कर लीजिएगा, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा भी कुछ विशेष नहीं होने वाला है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं करता कभी भी, वो मेरा नेचर नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कोई खास बेनिफिट उससे नहीं होता। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स, हजारों रिसर्च के बाद ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये केवल हवा में बात नहीं बोल रहा। मैंने बहुत लोगों के नाम बदलवाए, देखा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, वापस नहीं लेकर के आया। अच्छा मुझे बात बताइए, जैसे आजकल हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में या फिर किसी ऐप प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सारे लोगों की सेम प्रेडिक्शन लिखी होती है। तो अगर मेरा राशि कुंभ है या फिर मेरी राशि कर्क है, तो उसके बारे में लिखा हुआ होता है कि आपका ये आज का राशिफल है या फिर प्रेडिक्शन है। हॉरोस्कोप बोल देते हैं काफ़ी सारे लोग। तो क्या वो एक ही प्रेडिक्शन सभी के लिए कॉमन होती है? सभी के ऊपर सेम प्रेडिक्शन अप्लाइड होती है? क्या उस पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उस पर रिलाय करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है और क्या सजेशन है आपका? बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम, राशि। जी। पहले तो यही एक ऑप्शन होता था जी। कि न्यूज़पेपर में राशि आती थी और हम पढ़ते थे। जी। गौरव जी, राशि केवल 12 है जी। और 12 राशियों में ही संपूर्ण जितना भी सार है वो समाया हुआ है ज्योतिष का। राशियों के बाद आते हैं नक्षत्र। जी। नक्षत्र के भी चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 108 टोटल हो जाते हैं। जी। तो केवल राशियों तक ज्योतिष को सीमित कर देना या एस्ट्रोलॉजी को सीमित कर देना, जी। ये कहीं भी लॉजिकल नहीं। वो जो राशियां न्यूज़पेपर में या कहीं भी लिखी होती हैं वो बहुत कॉमन एक प्रोडक्शन होती है उस दिन के प्लानिटरी पोजीशन या प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से। जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि वही राशि करोड़ों व्यक्तियों का भविष्य, क्योंकि एक राशि करोड़ों लोगों की हो सकती है पूरे वर्ल्ड में,
तो केवल वो करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ग्रहों की दिशा और दशा और अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेकर के ही पैदा होता है। अच्छा अंकित जी, मुझे बात बताइए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, वो एक टर्म का यूज करते हैं राजयोग। तो क्या राजयोग ऐसा कुछ कुंडली में होता है, या फिर सिर्फ एक ये मिथ है, या फिर एक मार्केटिंग टर्म है? जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, इन लोगों के भी एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं जो कि इस तरह के टर्म्स यूज करते होंगे। तो क्या इस पर आप बोलना चाहेंगे, ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है? राजयोग जो शब्द है, अगर मैं कहूं तो राजयोग शब्द का निर्माण किया गया है। अच्छा, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, तो शब्द तो है, पर ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन है एस्ट्रोलॉजी के? एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, जी। उसको योग बोलते हैं। अच्छा। राजयोग शायद उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए, जी। या क्यों कहा गया ये मेरी समझ से परे है, जी। या हो सकता है मैं उस नॉलेज तक अभी ना पहुंच पाया हूं, ऐसा भी हो सकता है भाई। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ग्रहों की दिशा और दशा तय करती है, और कुछ अच्छे ग्रहों की पोजीशन जी। को हम देख करके, या बहुत सारे ज्योतिष देख करके कह देते हैं कि मेरा जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति अच्छी जगह बैठे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन में, किसी बढ़िया राशि में और बढ़िया जगह बैठे हुए हैं, और चंद्रमा बृहस्पति मिलेंगे, गज केसरी योग बन जाएगा। अब उसको, अब है तो योग, लेकिन उसको एक राजयोग बोल देते हैं। अच्छा। ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, लक्ष्मी नारायण योग हो सकता है, और बहुत सारे योग कुंडली में वर्णन मिलता है। तो ग्रहों की दशा और दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम केवल ये कहें किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है तो उसका करोड़पति बनना तय है, ऐसा नहीं है भाई। ऐसी हजारों लाखों कुंडलियां मेरे पास हैं, आ जाना, जिसको चाहिए मैं डेटा दे दूंगा। फिर बोल रहा हूं मैं, जिनकी कुंडली में बहुत राजयोग लिखे थे, दुनिया ने बताया था राजयोग है, और आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे थे, कोई राजा नहीं बना उनमें से। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें कोई राजयोग नहीं था और वो बहुत ऊपर पहुंचे हैं। तो मैं फिर कहता हूं, केवल लगन चार्ट देख करके राजयोग देख लेना नहीं, कुंडली के अंदर बहुत डीप एनालिसिस करने की जरूरत होती है। अगर आप डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप सही प्रोडिक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा अंकित जी, मुझे बात बताइए, मुक्ति क्या है, और मुक्ति से हम क्या समझ सकते हैं, हमारी ऑडियंस को हम क्या समझा सकते हैं कि मुक्ति क्या है, और हमारे लाइफ का सोल का पर्पस क्या है? क्या हम एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं? बहुत एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया जो शायद दिल को छू गया। लाइफ का सोल पर्पस, उसके लिए शायद एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत होती है। अच्छा। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है। जी। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए जी। कि इस जन्म के बाद शायद दूसरा जन्म न मिले। भगवान न करे, जन्म मरण का चक्कर क्यों चलना है भाई? ये जन्म मरण का चक्कर है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव जन्म मिला। मैं तो कहता हूं इस मानव जन्म में ऐसे कर्म कर लो कि आगे दोबारा पृथ्वी पर आना ही ना पड़े, सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए, तो क्या आवश्यकता है? तो ये तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता किसी कुंडली की आवश्यकता है। ये बहुत क्लियर है कि आपका एक ही पर्पज होना चाहिए, किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान आपके हाथों से ना हो, किसी की कोई हिंसा का कार्य आप न करें, और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान का नाम लें, अच्छे कार्य करें, और ऐसे कर्म करें कि आपका परलोक गमन हो जाए, ताकि आपको दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आना ही ना पड़े। यही हमारे जीवन का असल उद्देश्य है। हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल और केवल अपने पूर्व जन्मों को काटने के लिए हुआ है। ठीक है। ये निश्चित है। अगर आपने वो काट लिए और इस जन्म में अच्छे कर्म कर लिए तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही हमारे जीवन का असली पर्पस है। और हर जो शास्त्रों को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं जी। वो हर व्यक्ति मेरी इस बात से रिलेट करेगा। मैं तो खैर बहुत अज्ञानी हूं, बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं ज्योतिष का, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग भी, क्योंकि मैंने गुरुजनों से सुनी है ये चीज। मैंने बहुत ज्यादा शास्त्रों को नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा ज्ञानी मैं खुद को नहीं कहता, लेकिन हाँ, ये मैंने गुरुजनों से सुना है। मैंने जब गुरुजनों का संग किया, उन्होंने ये सब बातें बताई हैं, और ये सत्य है। और बहुत सारी जगह हमने खुद भी पढ़ा है इस चीज को। अच्छा अंकित जी, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं शादी से रिलेटेड, क्योंकि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कब होगी जो शादी होने की, और एग्जैक्टली क्या उसकी सही प्रोडिक्शन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से की जा सकती है? बिल्कुल पता लगाया जी। जा सकता है, बहुत सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। जी। इनफैक्ट शादी का तो टेंटेटिव टाइम तक हम बता रहे थे कि लगभग इस समय में आपकी शादी हो जाएगी, और वो बड़ा आसान है। उसके लिए कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जरूरत है तो बस कुंडली को अच्छी तरह देखने की, उनके D7 चार्ट, D5 चार्ट, बहुत सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी होती हैं। उसको देख करके बड़े आराम से हम बता सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। देखिए, मैंने अभी परिस्थिति का वर्णन किया था, देश काल और परिस्थिति। आज से 50 साल पहले की परिस्थिति का हम जिक्र करें तो क्या लव मैरिज होती थी? तो अगर कुंडली के 7वें या 5वें भाव में कोई ऐसा योग बन रहा है, या वो सप्तमेश या पंचमेश पीड़ित है, जी। तो जनरली ज्योतिष बोल देते थे लव मैरिज हो। जी। आज की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो कितने सारे ऐसे केस हैं जहां शादी से पहले रिलेशनशिप होना बहुत आम हो गए। जी। ये आप भी जानते हैं, और इस बात से शायद आप सहमत भी होंगे मेरे साथ। जी।
तो आज की डेट में केवल उन ग्रहों की पोजीशन को देख करके ये कह देना कि लव मैरिज होगी, ये बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। आपको समझने की जरूरत है कि परिस्थिति बदल गई है। जी। तो परिस्थिति के हिसाब से ही आपको प्रोडिक्शन करनी चाहिए, लेकिन बहुत हद तक ये चीजें अभी भी प्रोडिक्ट की जा सकती हैं। थोड़ा समय उस कुंडली पर हो सकता है देना पड़ जाए किसी ज्योतिष को, जी। लेकिन परिस्थितिवश आप अगर अच्छे से कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो उन परिस्थितियों का वर्णन आज भी किया जा सकता है। अंकित जी, आजकल बहुत सारे लोगों का एक और सवाल आता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, यानी कि क्या किसी की कुंडली को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी 2 शादियां होंगी, या उसकी लाइफ में कितने ब्रेकअप्स होंगे, या फिर कब हो सकते हैं उसके ब्रेकअप्स? तो क्या इसका कोई सोल्यूशन या उपाय भी है? और एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा कोई भी वर्णन है? क्या आप उसके बारे में हम बता सकते हैं? आज आप शायद व्यूअर्स को बहुत सारे हिंट्स मिलने वाले हैं, बहुत बार एक्यूरेसी होने वाली है। जी। देखिए, मल्टीपल रिलेशनशिप का बहुत आसानी से किसी भी कुंडली को पता लगाया जा सकता है। ठीक है। वो बात अलग है कि कोई भी ज्योतिष आसानी से ये बात डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि हमारा पर्पस किसी की लाइफ में झगड़े क्रिएट करना या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है। हमारा पर्पस है सबकी लाइफ को इजी बनाना या बैलेंस का। जी। हमारा काम ही वो है। और मल्टीपल रिलेशनशिप का बड़े आसानी से पता लग जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए कुंडली के कुछ ग्रह और कुछ भाव जिम्मेदार होते हैं, उनको देख करके आसानी से पता लग जाता है। इनफैक्ट हम ये तक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस समय पर रिलेशनशिप रही होंगी, ये तक भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा अंकित जी, एक मेरे मन में सवाल था। मैंने अपने किसी एक फ्रेंड से बात किया था और उनको मालूम पड़ा बाद में कि उनकी कुंडली में 2 शादियों का योग था, और उनको ये बात पहले से नहीं बताई गई थी, और ना ही उन्होंने कभी मन में ऐसा सवाल आया कि वो किसी से पूछ पाए। तो क्या इस तरह किसी योग के बारे में हमें प्रोएक्टिवली पूछना चाहिए एस्ट्रोलॉजर से, या फिर ये इस तरह के योगों को एस्ट्रोलॉजर्स खुद से चाहते हैं छुपाना और बाद में मालूम पड़ता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, अगर ऐसा कोई योग है तो मैं कहता हूं उसको हाइड करना ही नहीं चाहिए भाई। आप समझिए, अगर किसी की कुंडली में 2 शादी का योग है तो उसके बहुत सारे उपाय शादी से पहले किए जा सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रॉपर वर्णन मिलता है। तो उस चीज को तो बिल्कुल हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइड करके तो आप नुकसान कर रहे हैं सामने वाले का। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है और वो जानने के लिए उत्सुक है, तो आप उसको बिल्कुल डिटेल में बताइए कि आपकी कुंडली में 2 शादी का योग है या मल्टीपल रिलेशनशिप का योग है, ताकि तो व्यक्ति सावधान हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई ग्रह उसके लिए जिम्मेदार है तो उन ग्रहों के उपाय करके उस योग को काफी हद तक काटा जा सकता है, ये निश्चित है। कई सारी कुंडली हमारे पास आती है जहां हम कह रहे हैं आप 27 वर्ष की उम्र से पहले शादी मत करना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 28 वर्ष की उम्र से पहले शादी मत करना, या 25 की उम्र के बाद शादी करना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें हमें दिखता है कि अगर इस उम्र से एक पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर शादी होगी तो शादी टूटने का योग बनेगा। केवल यही कारण है हम कहते हैं कि भाई ये मत करना। कुछ लोगों के लिए हम बड़े आसानी से कह देते हैं भाई 22 वर्ष की उम्र में इसकी शादी मत करना, या तो 21 में करना है या 23 में करना जी, क्योंकि हमें पता है अगर इस वर्ष में इसके ग्रह गोचर जो इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगर इस वर्ष में शादी हुई तो मतलब टूटना निश्चित है जी। देखिए, कोई भी कार्य, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष में सबसे प्रमुख जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मुहूर्त। ठीक है। बहुत आपने कहावत सुनी होगी गौरव जी, जी। पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई, हमारे जो बुजुर्ग थे जी, वो जी, कहते जी। थे कि अगर कोई कार्य शुभ समय में किया जाए जी। तो बड़ा अच्छा होता है, चाहे वो कार्य खराब भी क्यों ना हो, जी, जी, बिल्कुल। वो भी अच्छा हो जाता है। तो मुहूर्त का, शुभ समय का बहुत बड़ा खेल है ज्योतिष के। ठीक है। यही कारण है जहां आपने कई बार सुना होगा ना कि हम कहते हैं भाई 6 महीने काम मत करना, उसके बाद कर लेना जी, क्योंकि हमें दिख जाता है कि वो 6 महीने उसके लिए फेवरेबल नहीं है। उसके ग्रहों की दशा, उसके गोचर की दशा, उसकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो भी अन्य कैलकुलेशंस हैं वो उसकी तरफ पॉजिटिव इशारा नहीं कर रही हैं। केवल यही एक कारण है। तो ज्योतिष में मुहूर्त का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मुहूर्त को समझ गए तो समझ लो कि आपने जीवन को साध लिया, और अगर आप मुहूर्त को ही नहीं समझे या कोई ज्योतिष मुहूर्त ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो फिर वो आपके जीवन की दिशा और दशा कुछ भी नहीं बदल सकता, ये निश्चित है। अंकित जी, दान करने से सच में कोई फायदा मिलता है? क्या स्टोन्स पहनने से या फिर किसी तरह का रत्न धारण करने से कोई सच में लाभ मिलता है? इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या जिक्र है, आप बताएंगे? हाँ, यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। ये प्रश्न शायद कल भी मुझसे किसी ने पूछा था, जी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि क्या ये प्योर बिजनेस है? हाँ, ऐसा मुझे काफी क्षमा मानना होता है। क्षमा कीजिएगा, काफी स्टोन वाले हो सकता है मेरे से नाराज हो जाएं, जी। लेकिन बोलना जरूरी है। ठीक है। 90% बिजनेस है। जी, 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 अच्छा, बिल्कुल। स्टोन, देखिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। पहले राजा महाराजा स्टोन्स पहनते थे, पत्थर पहनते थे, रत्न पहनते थे, कुछ भी आप उसको कहिएगा। उनके यहाँ राज ज्योतिष होते थे जी। पर्टिकुलरली, और वो उनको बताते थे कब कौन सी दशा में
किस समय में, किस गोचर में आपको कौन सा स्टोन पहनना है और कब उतार। अभी हम क्या करते हैं, पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने देखा अच्छा बुध की दशा चल रही है, बेटा पन्ना पहन लो, या शुक्र की चल रही है, आप डायमंड पहन लो या ओपल पहन लो, जो भी पहन लो। जी ये जस्ट एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जी आपने पहन लिया, उसके बाद आप 10 साल गए रहे पंडित जी के पास, उस ग्रह का जो गोचर हुआ होगा, उस प्लैनेट का जो गोचर हुआ होगा, उसकी जो मूवमेंट हुई होगी, वो आपके किस किस भाव में गई और कौन कौन से भाव में आपके लिए वो खराब रहा, ये आपको पता ही नहीं है। जी तो मैं कंप्लीटली स्टोन पहनने के खिलाफ न था, ना हूं, ना हूंगा। मैंने भी पहना हुआ है भाई, और ये अभी पहना है मैंने 4-6 दिन पहले। उससे पहले मैंने जीवन में आज तक कोई स्टोन नहीं पहना, मेरी लाइफ का पहला स्टोन और ये स्टोन किस लिए पहना? बता रहा हूं मैं, ये मेरी लाइफ का पहला स्टोन, ठीक है। और ये शुक्र के लिए पहना। अच्छा। मुझे पता है कि मेरा शुक्र इस समय किस अवस्था में है, मुझे ये भी पता है कि ये मुझे कितने समय तक पहनना है और कब उतारना है। जी तो अगर आप प्रॉपर किसी ज्योतिष से फॉलो अप करते हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम एनालिसिस लेते हैं, जी। तो ही स्टोन पहने, वरना भाई ना पहने, आपका नुकसान हो सकता है। 90% बिजनेस है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा मुझे बहुत सारे लोग, लेकिन 90% लोगों को जो स्टोन्स पहनाए जाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जहां वो ग्रह अपनी स्ट्रांग पोजीशन में था, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको स्टोन्स बेच दिए गए। जी दूसरा, आपने दान का वर्णन किया। जी देखिए, दान की तो इतनी महत्वता शास्त्रों में बताई गई है, जी। किसी भी धर्म की आप बात करें, आप हिंदू धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, तो दान से बड़ा कुछ नहीं बताया गया। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जी आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां भी दान का बहुत महत्व मिलता है। आप बुद्धिज्म की बात करें, वहां भी दान का बहुत महत्व मिलता है। आप सिखिज्म की बात करें, वहां भी दान का बहुत महत्व है। किसी भी रिलीजन की आप बात करें तो वहां पर दान का बहुत वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्रभु ने हमें किसी लायक बनाया है, जी और हमारे एक छोटी सी कुछ कर्म करने से किसी का क्षणिक भला भी अगर हो सकता है, तो मुझे लगता है हम अपने जीवन जी को सार्थक बनाए। जी समझने का विषय है गौरव जी, अगर आप घर से निकले और आपको दिखा कोई व्यक्ति भूखा है और आपने उसको खाना दान कर दिया, जी। क्या आपको नहीं लगता कि आपका वो दिन सार्थक हो गया नहीं या आपका वो दिन सफल हो गया? उसमें नुकसान कहाँ है भाई? जी अगर आपको प्रभु ने इस लायक बनाया, अगर आप खुद ही भूखे तो कहाँ दूसरे को खाना खिला पाएंगे? लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो दान कीजिए। और मैं कभी नहीं कहता कि आप पैसे दान करो, आप कोई बहुत बड़े भंडारे करो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करो, लेकिन किसको? जिसको आवश्यकता हो। जिसको जरूरत नहीं है उसको दान करने का कोई फायदा नहीं। आप मुझे दान देंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास है। मैं अच्छे से 2 रोटी खा सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो सड़क पे 2 दिन से भूखा बैठा है, आप उसको खाना खिलाओ, उसके मन से जो भावनाएं निकलेंगी, उसके जो भाव होंगे, उसकी जो दुआएं होंगी, वो आपको ज्यादा लंबा फल दे जाएंगी और आपके जीवन के, आपके बहुत सारे ग्रहों की खराब युतियों को, खराब चारों को भी बदल करके आपके जीवन को अच्छा बना जाएंगे। अंकित जी, एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल पीड़ित हैं मांगलिक दोष से। तो क्या सच में मंगल दोष जैसा कुछ होता है? और कितने परसेंट लोग होंगे आपकी नज़र में जो कि इस तरह की किसी दोष से प्रभावित होंगे? तो आपका इस पर क्या विचार है? और क्या सच में उसका कोई उपाय नहीं होता है? सच में कोई इसका उपाय होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चर्चा की थी, इसलिए डिटेल में नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में बताने वाली है। अगर ज्योतिषियों की माने तो आज के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष विद्या की बात नहीं कर रहा, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ज्योतिषियों की माने तो 70-80% लोग मांगलिक हैं। 1, 4, 7, 8, 12, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में यदि मंगल है तो आप मांगलिक हैं। साउथ की साइड आप चाहो, वहां लोग कहते हैं दूसरे भाव में मंगल है तो भी मांगलिक। आजकल लोग नवमांश कुंडली में भी यदि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो वो भी मांगलिक बता देते हैं। चंद्र कुंडली में भी यदि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल है तो वहां भी मांगलिक बता देते हैं। तो दुनिया के 70% लोग मांगलिक हो। तो पहले तो मांगलिक होना खराब नहीं है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप मांगलिक हैं तो पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लें और समझें कि आप पर उस मंगल का क्या प्रभाव है। केवल कहने के लिए लोगों ने बोल दिया कि मांगलिक हैं आप, उसको बिल्कुल मत विश्वास कीजिएगा। कितने हजारों केस है मेरे पास भाई, जहां लोग मांगलिक नहीं है और उनकी मांगलिक शांति करा दी गई और उनको वहम में डाल करके रखा गया कि आप मांगलिक हैं, इसलिए आप मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करें, और उनकी शादी में भी इस वजह से डिले हुआ। ऐसे कितने केसेस है जी तो समझिएगा कि हर व्यक्ति मांगलिक नहीं हो सकता। दुनिया में 70% लोग अगर मांगलिक है तो खराब नहीं हो सकते। क्या दुनिया के 70% लोग खराब है? नहीं नहीं बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो समझने की जरूरत है कि मंगल दोष पहले तो केवल लगन से देखें। चंद्र कुंडली से, नववांश से मंगल दोष का कोई लेना देना न था, ना है, ना होगा। दूसरी चीज, मंगल दोष में और भी बहुत सारी चीजें देखना आवश्यक हो जाता है भाई, कि जब आप कुंडली में मंगल की पोजीशन देख रहे हैं वो क्या है, किस लगन की कुंडली है, किस राशि में मंगल बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, कब उसकी दशा आने वाली है, वो सब चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। अंकित जी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट होते हैं? और क्या वो चार्ट्स है जो उनको ये मुकाम पे ले जाते हैं?
तो उसकी भी कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है, प्लीज शेयर करिए। देखिए, कोई भी कला अगर हम बात करें तो वो हमें देता है शुक्र। इनफैक्ट आपने बॉलीवुड की बात करी तो मैं वहीं से चर्चा का आरंभ करूंगा। जो अभिनय वो करते हैं जी। वो सारा शुक्र ग्रह के अधीन ही आता है। अगर उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत ना हो तो उस मुकाम तक, उस मंजिल तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। जी। तो निश्चित है कि कुंडली उनकी ये दशा या दिशा निर्धारित करती है। और काफी रहस्यों की जो आपने बात करी कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या रहस्य होता है। कोई भी कुंडली दुनिया में हो उसमें वही 9 ग्रह, वही 12 भाव और वही 12 राशियां हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, केवल ग्रहों की प्लेसमेंट डिफरेंट है। आपकी दशाएं डिफरेंट हैं, आपके गोचर डिफरेंट हैं, आपके ग्रहों की स्थिति डिफरेंट है। बस उसका हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई स्पेशल अलग से कुंडली बन करके नहीं आती है। कुछ योग होते हैं, उनका शुक्र मजबूत हो सकता है, राहु मजबूत हो सकता है, बुध मजबूत हो सकता है जो उनको तार्किक क्षमता दे सकता है या उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। जी। ये सब चीजें हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप भी एक अच्छे वक्ता या अच्छे अभिनयकर्ता बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। अंकित जी, एक सवाल है हमारे सभी दर्शकों का, और एक कॉमन सवाल है कि पैसा कैसे आए और कैसे बन सकते हैं वो लोग वैसे व्यक्ति जो कि पैसे को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। कलयुग है भाई, पैसा तो सबको चाहिए। जी। बिना पैसे के तो जीवन ही नहीं है। और देखिए, वैसे तो कुंडली के स्पेसिफिक उपाय डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में भी और आपको आपकी इनकम जी। को बढ़ाने में भी। कुछ जनरल उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है पैसे के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो करना आप शुरू कर दीजिएगा। जी। आप कोशिश करें शनिवार के दिन विशेष रूप से ये उपाय आपको करना है। आप कच्चे जी। दूध में थोड़े से काले तिल डालें और भगवान शिव को चढ़ाना शुरू। जी। आप कुछ ही शनिवार करेंगे, आपको फर्क महसूस हो जाए। जी। दूसरा एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, सुंदरकांड की एक चौपाई है। जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो पाए। जब आपका जी। कोई काम सिद्ध ना हो रहा हो तो चले जाना बजरंगबली की शरण में, जी। बैठ जाना उनके मंदिर में। कुछ चढ़ाना मत चढ़ाना, भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। भाव चढ़ा देना, हो सके तो 2 आंसू चढ़ाया ना, जी। 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 भगवान खुश हो जाएंगे। और वहां बैठ करके इस चौपाई का आप जितना हो सके, जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं कर लेना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम माही। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। जी। हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य सिद्ध ना हो। जीवन में बहुत सारे संकटों ने आपको घेर लिया है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा की एक चौपाई मैं हमेशा बताता हूँ। मैं पूछा ही बात है आपसे कि कोई ऐसा मंत्र है जो काम आ सकता है। बिल्कुल, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत हो। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप रोज सुबह कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए, निश्चित रूप से। और इसमें एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि क्या महिलाएं, क्या फीमेल्स हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं या नहीं। तो मैं ये भ्रम आप लोगों का दूर कर दूं, आपके दर्शकों जी। का भी। जी। ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है किसी भी शास्त्र में। कोई भी हनुमान जी का पूजा जी। 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 अर्चना या जाप या हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। उसका कहीं शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती। ये एक गलत रीति है, कहां से आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको समझना जरूरी है। हाँ, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हम कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से, उनकी पूजा पाठ करने से कोई नुकसान किसी को नहीं होता है। बेफिक्र होकर के आप करें। तो पहले तो रोज सुबह आप हनुमान चालीसा शुरू करें। जो लोग पूरा हनुमान चालीसा कर लेते हैं उसके बाद भी अगर उनको कोई संकट आ रहा है तो ये चौपाई जो मैंने आपको बताई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, इन 2 लाइनों का आप रेगुलर जाप करना शुरू करें। आप देखेंगे कि जी। कुछ ही समय में, इनफैक्ट महीना भी जी। शायद ना लगे, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाए। क्या बात है। हम जी हमारे पास सवाल हैं जो कि रैपिड फायर राउंड में हम आपसे पूछने वाले हैं। तो पहला सवाल है मेरा आपसे, क्या राहु और केतु की जो दशा होती है, शनि की जो दशा होती है, उससे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? अगर हम ये कहें कि राहु केतु या शनि केवल नेगेटिव इंपैक्ट्स लेकर के आता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर उसका कुछ पोजीशन उसकी गलत कुंडली में है तो उसके गलत इंपैक्ट हो सकते हैं और कुंडली का अच्छे से एनालिसिस करके उसको सुधारा भी जा सकता है। अगला सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्या ब्लैक मैजिक अभी भी होता है, और क्या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ही आप पता लगा सकते हैं? ब्लैक मैजिक 100% सच है, लेकिन वो ज्योतिष का पार्ट नहीं है, वो तंत्र शास्त्र का पार्ट है। जी। लेकिन मैं एक चीज यहां पर जरूर कह देता हूं कि अगर 100 लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो केवल उसमें से 2 4 6 लोग ही ऐसे हैं जो सच है। बाकी आपके मन का भ्रम या केवल आपकी मनगढ़ंत कहानियां हो सकती हैं। हर केस में ये सच नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे हुआ, क्या नजर सच में लगती है? क्या नजर एक सच है? नजर
ज्योतिष का पार्ट नहीं है, लेकिन नजर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नजर डेफिनेटली लगती है और ये बहुत साइंटिफिक है। हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है जो नजर से इंपैक्टेड होता है और उसके बहुत बड़े प्रभाव हम पर पड़ते हैं। अगर नजर के सही समय पर सही उपाय किए जाए तो हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी तकलीफ और परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या एआई एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस कर सकता है? क्या एआई एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? और जो एक एक्सपर्ट एडवाइस देगा, क्या उससे बेटर एक एआई या फिर एक ऐप सच में प्रिडिक्शन कर सकता है? कोई भी एआई ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर कभी किसी ज्योतिष की तरह एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं करता जी। जैसे यह कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। एआई या सॉफ्टवेयर कभी भी किसी की परिस्थिति नहीं समझ सकता। तो क्या स्टोन पहनने से सच में भी फायदा होता है? क्या हमें कोई रत्न पहनने चाहिए, जेम्स पहनने चाहिए, उससे कोई सच में फायदा मिलता है? देखिए, अगर सही तरीके से और सही कुंडली का एनालिसिस करके कोई भी उपाय या कोई भी जेमस्टोन पहनाया जा रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कुंडली की एनालिसिस सही नहीं है तो फिर सब कुछ गलत हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने जो हमें समय दिया। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को इतना बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच आपके इतने बेहतरीन जवाबों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का एपिसोड लेट्स अनफोल्ड विद गौरव चतुर्वेदी में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड काफी पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपके जो भी मन में सवाल हो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। इन केस अगर आप चाहते हैं अंकित त्यागी जी को कॉन्टैक्ट करना तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी इसी तरह के सवाल पूछते रहेंगे और उनको जवाब देने के लिए मैं ऐसे ही पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ फॉलो करिएगा हमारे चैनल, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इस कम्युनिटी को हम और भी बड़ा बनाएंगे। हमने एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ से मिल पाए। थैंक यू।